हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन की यानी जीएस की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास चल रहा था। तो इकोनॉमिक्स हमारी चल रही थी, उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट दे रखा है आपका कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, और इसके अलावा है आपका कस्टम ड्यूटी और आपका कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसे आपको सुमेलित करना है। जो कैपिटल गेन टैक्स है, ये आपके कैपिटल गेन टैक्स किससे संबंधित है। कैपिटल गेन टैक्स से संबंधित है आपका संपत्ति विक्रय से। किससे संबंधित है। संपत्ति विक्रय से। और जो सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, ये किससे संबंधित है। ये संबंधित है फैक्ट्री निर्मित वस्तु से। और कस्टम ड्यूटी जो है आपकी, कस्टम ड्यूटी किससे संबंधित है। कस्टम ड्यूटी संबंधित है आयात से। और कॉर्पोरेट टैक्स संबंधित है आय से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो हमारे कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, ये हमारे दो तरह के होते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म। एक आपका लॉन्ग टर्म होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म। ओके, दो टाइप्स के ये होते हैं। और जो आपकी सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये किसी भी कंपनी अथवा फैक्ट्री द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और सीमा शुल्क क्या होता है आपका, ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये आपके कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, इसी के कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मोडवेट संबंधित है। मोडवेट किससे संबंधित है। उत्पाद कर से, मूल्यवर्धित कर से, और आपके धन कर से या आय कर से। तो मोडवेट संबंधित है आपके उत्पाद कर से। किससे संबंधित है। उत्पाद कर से संबंधित है। उत्पाद शुल्क के इतिहास में 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, जब दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन में वीपी सिंह द्वारा 1 मार्च 1986 से मोडवेट लागू किया गया। और यह किया गया, मोडवेट लागू किया गया। मोडवेट भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। तो ये मोडवेट आपके लागू कब हुआ था। मोडवेट लागू हुआ था 1 मार्च 1986 में ये मोडवेट लागू हुआ था। और ये मोडवेट आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ओके, जो मोडवेट है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था। वीपी सिंह द्वारा ये लागू किया गया था। वीपी सिंह किसके द्वारा लागू हुआ। वीपी सिंह के द्वारा ये लागू किया गया। तो मोडवेट किससे संबंधित है। मोडवेट उत्पाद कर से संबंधित है। और ये आपके 1 मार्च 1986 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, उनके द्वारा लागू किया गया। और ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यानी कि संशोधित मूल्यवर्धित कर। क्या है ये आपका संशोधित संशोधित मूल्यवर्धित कर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोडवेट उत्पाद कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेनवेट जो है, इसका संबंध किससे है। सीमा शुल्क से, मूल्यवर्धित कर से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, या केंद्रीय बिक्री कर से। तो जो सेनवेट संबंधित है, ये आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सेनवेट यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेनवेट का संबंधित है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। ये आपका सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल्यवर्धित टैक्स जो वैट है वो किस पर लगाया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता पर, उत्पादन के अंतिम स्तर पर, या आपके उत्पादन के प्रथम स्तर पर, या उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। तो मूल्यवर्धित टैक्स जो है वैट वो आपके लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर। मूल्यवर्धित कर यानी कि आपका वैट जो होता है, वैट वैल्यू वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड वैल्यू एडिड टैक्स, ये आपका बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है जिसमें उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता था। साथ ही यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर था जिसका आपका वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता था। तो इसलिए आपका ये क्या है, ये उत्पादन के अंतिम बिक्री पर प्रत्येक स्तर पर है, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है आपका मूल्यवर्धित टैक्स यानी कि वैट वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेवा कर के संदर्भ में, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सेवा कर के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपका, यह प्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994 और 95 की अवधि में लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपके सेवा कर के संदर्भ में कथन आपके सही है। तो सेवा कर आपका, एक तो ये अप्रत्यक्ष कर है और ये आपका 1994 टू 95 की अवधि में ये लागू किया गया था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। कौन सी समिति की? उस पर आपके चेलैया समिति, चेलैया समिति जो थी, इससे चेलैया समिति की संस्तुति पर, चेलैया समिति की संस्तुति पर ये लागू किया गया था। ओके, कब लागू किया गया था? ये 1994 से 95 की जो आपकी वित्त वर्ष की अवधि थी, ये तब आपके लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन सही है, ये अप्रत्यक्ष कर है और आपका यह है 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है और ये 1994 से 95 की अवधि में लागू हुआ था और चेलैया समिति की संस्तुति पर ये लागू हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी भारत में? सर चार्ल्स वुड ने, लॉर्ड मैकहेल ने, जेम्स विल्सन ने, या विलियम जोन्स ने? तो आमदनी पर कर की जो शुरुआत की थी वो की थी जेम्स विल्सन ने। भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को इन्होंने कब की थी? 24 जुलाई 1860 में, 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है और वर्तमान में ये आपका आमदनी कर जो है ये एक वार्षिक कर बन चुका है। ओके, ये कैसा कर बन गया है? वार्षिक कर बन गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में जो आमदनी कर की शुरुआत की थी वो जेम्स विल्सन ने की थी। भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया और ये ऐसा कर था जो आपके चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था जब इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन प्रेजेंट अब वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। अब वर्तमान में ये व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और ये व्यक्ति की आय पर लगने वाला वार्षिक कर हो गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आमदनी कर की शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कर खरीददारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य की वृद्धि नहीं करता। तो आपका कौन सा कर है जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य की वृद्धि नहीं करता। आयकर, व्यापार कर, आयात कर या आपका उत्पाद कर। तो कौन सा कर है आपका, ये है आपका आयकर। ओके, आयकर ऐसा कर है जो खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य की वृद्धि नहीं करता। ऐसा कर जो वस्तुओं पर आरोपित होते हैं, अर्थात आपके अप्रत्यक्ष कर वस्तु के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जबकि इसके विपरीत जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर के कारण वस्तुओं के मूल्य अप्रभावित रहते हैं। और आयकर कैसा कर है आपका, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। आयकर कैसा कर है, एक प्रत्यक्ष कर है और इसके कारण ही वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं होती। तो जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करते, और अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं इनके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। तो आयकर आपका प्रत्यक्ष कर है, इसलिए आपका यही कारण है कि ये मूल्य की आपके वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करता। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयकर आपका खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयात और आपके निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयकर, व्यापार कर, सीमा कर यानी कि शुल्क, या उक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके जो आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, ये आपके सीमा कर यानी कि शुल्क के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आपका सीमा कर या सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी। किस नाम से जाना जाता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके किसके द्वारा लगाया जाता है, ये आपके केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। ओके, तो आपका आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर सीमा कर यानी कि सीमा शुल्क होता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और ये आपका इसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है। कौन सा आपका एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर, उत्पादन कर, चुंगी कर या बिक्री कर। तो प्रत्यक्ष कर है आपका आयकर। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिनके मौद्रिक भार को दूसरों पर वितरित नहीं किया जा सके, अर्थात जो प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में कर से उत्पन्न कराघात यानी कि इम्पैक्ट तथा इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर ये आरोपित किए जाते हैं। और आपके जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, आपका आयकर हो गया, निगम कर भी आपका एक प्रत्यक्ष कर है, निगम कर, संपत्ति कर और आपका पूंजी लाभ कर, ये आपके क्या है, आदि आपके प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ये सभी आपके प्रत्यक्ष कर हैं। तो आपका प्रत्यक्ष कर कौन सा है, आयकर, इसमें आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से आपका कौन सा प्रत्यक्ष कर है, विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स कर्तव्य या संपार्श्विक कर। तो आपका प्रत्यक्ष कर जो है इसमें वो है आपका संपार्श्विक कर। ओके, उत्पादक शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाता है। यह वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं बल्कि उक्त वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क यानी कि आपका एक्साइज ड्यूटी जो है, बिक्री के साथ साथ आपके बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि भी प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि आयकर आपका निगम कर, और ये आपके निगम कर है, आयकर है, संपत्ति कर है, ये भी आपके प्रत्यक्ष कर हैं।
ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका संपार्श्विक कर यानी कि संपदा कर आपका एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम की आय से नहीं है? किसका संबंध भारत में निगम की आय से नहीं है? ये आपका सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर या न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजी लाभ कर या आपका कंपनियों के लाभ पर कर। तो जो आपका कौन सा आपका एक निगम की आय से संबंधित नहीं है, वो है आपका पूंजी लाभ कर। ओके, पूंजी लाभ कर, जो आपका पूंजी लाभ कर है, न्यूनतम वैकल्पिक तथा कंपनियों के लाभ पर कर तो निगम की आय से संबंधित है, जबकि पूंजी लाभ कर निगम की आय से संबंधित नहीं है। तो पूंजी लाभ कर आपका निगम की आय से संबंध नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? कौन सा कर है आपका जो केंद्र सरकार नहीं लगाती? उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आय कर या निगम कर। तो आपका जो केंद्र सरकार जो कर नहीं लगाती है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाने वाला कर है आपका मनोरंजन कर। मनोरंजन कर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 के अधीन आता है। ये आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आता है। सूची 2 में आता है और ये आपके किसके अधीन है? राज्य सूची के अधीन है। ये आपके राज्य सूची के अधीन है और किसके अधीन है? ये आपके राज्य सूची के अधीन है और इसमें आपका ये आपका केंद्र सरकार नहीं लगाती। ठीक है, कौन सी सरकार लगाएगी इसे? तो ये आपकी राज्य सरकार ये मनोरंजन कर आरोपित करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका मनोरंजन कर है ये केंद्र सरकार नहीं लगाती, ये आपका 7वीं संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है, सूची 2 में, और ये आपके राज्य सूची में आता है, इसलिए इसे आपकी जो लगाती है ये आपकी राज्य सरकार इस कर को लगाती है, मनोरंजन कर को। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? कौन सा कर है आपका जो राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? मनोरंजन कर, उत्पादन या आपका राज्य उत्पादन शुल्क, आपका कृषि आयकर या आपका निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स। तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर आपका नहीं लगाया जाता? वो है आपका निगम कर यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। तो निगम कर जो है आपका कॉरपोरेशन टैक्स ये आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? निगम कर आपका राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है। शराब पर आपके उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, नगर निगमों द्वारा, जिला बोर्ड द्वारा। तो शराब पर जो आपका उत्पादन कर लगाया जाता है ये लगाया जाता है आपकी राज्य सरकार द्वारा। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और इसका उल्लेख कहाँ पर है आपका? ये आपके संविधान की 7वीं अनुसूची, ये आपकी 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आता है। सूची 2 में आपके राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। ओके, तो आपका जो शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है ये आपके किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, इसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 2 यानी कि राज्य सूची के 8वें मद में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। भारत में आपके 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो आपकी जो प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है वो किस लिए की जाती है? वो इसलिए की जाती है आपकी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये आपके अनुच्छेद 280 में है। और किसके द्वारा वित्त आयोग की आपकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। ओके, और ये आपके संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात तो जो आपका वित्तीय आयोग है या उससे पहले आवश्यकता पड़ने पर भी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और इसके कार्य क्या क्या होंगे? आपके केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्सों पर सिफारिश देना, भारत की संचित निधि से राज्यों के लिए किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना, सुदृढ़ वित्त के आपके परिक्षेप में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संतुति देना। ओके, और भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी। कौन थे आपके? केसी नियोगी। केसी नियोगी। ओके, ये आपके वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करूं मैं वर्तमान अध्यक्ष की, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके कौन है जो आपके 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? वर्तमान में आपके 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आपके अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो आपका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में आपके 16वें वित्त आयोग का गठन है। वर्तमान में आपका 16वां वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया है। अनुच्छेद 280 के अनुसार आपका एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। योजना आयोग और वित्त आयोग दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। दोनों द्वारा की गई संतुतियां शासन पर बाध्य हैं। योजना आयोग एक स्थायी संस्था है जबकि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग जो है आपका नॉन प्लान यानी कि धन स्रोतों की संतुति करता है, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोतों की करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है वो है आपका दोनों द्वारा दी गई संतुतियां शासन पर बाध्य हैं। वित्त आयोग एवं योजना आयोग यानी कि इसके स्थान पर अब नीति आयोग है। नीति आयोग। ओके, इसके स्थान पर आपकी दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों संस्थाओं द्वारा दी गई संतुतियां शासन पर बाध्य नहीं है।
ये इनकी जो संतुतियां दी जाएंगी ये शासन पर बाध्य नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों द्वारा दी गई संतुतियां शासन पर बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती? वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आपका कौन सा कर है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती? आयकर, उत्पादन कर, तट कर या कृषि आयकर? तो आपका ऐसा कौन सा कर है? तो आपका वो है कृषि आयकर। ओके, जो कृषि आयकर है ये आपकी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के तहत केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित सभी प्रकार के करों को राजस्व के साथ हिस्सेदारी योग्य बना दिया गया। चूंकि कृषि आयकर राज्यों की अधिकारिता से संबंधित है, अतः वित्त आयोग द्वारा कृषि कर के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की जाती। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि आपके राज्यों में बांट दी जाती है। जितने भी आपके केंद्रीय कर एवं शुल्क से प्राप्त आय जो होती है वो आपके सरकार के राज्यों में बांट दी जाती है, लेकिन जो कृषि आयकर है ये जो केंद्र सरकार है वो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राजमन्नार, श्री ए के चंदा। तो आपके प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके श्री केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसी नियोगी प्रथम वित्त अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। जो केलकर टास्क फोर्स है आपकी उसकी सिफारिशों का संबंध किससे है? व्यापार से, बैंकिंग से, विदेशी निवेश से या आपके करों से? तो इसका संबंध है आपका करों से। किससे संबंधित है? कर से इसका संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध कर सुधार से है। किससे है? आपके कर सुधार से है। सिफारिशों में मुख्य जोर कृत्रिम भत्ते और वर्तमान कटौती को विभिन्न धाराओं के तहत हटाने पर था। डॉक्टर केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर केलकर जो थे आपके डॉक्टर केलकर ये आपके 13वें वित्त आयोग जो था वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, और ये आपका जो केलकर टास्क फोर्स है ये आपके करों से संबंधित है, यानी कि कर सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके कर सुधार से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केलकर टास्क फोर्स का जो है उसकी सिफारिश का संबंध करों से है और डॉक्टर केलकर आपके वित्त आयोग के 13वें अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन से अध्यक्ष थे? आपके 13वें अध्यक्ष थे। 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है। कौन सी नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? आपकी केलकर समिति के नाम से जाना जाता है, चेलैया समिति के नाम से, या आपके नरसिम्हन समिति, या आपके वागुल समिति? तो आपकी उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? केलकर समिति के नाम से जाना जाता है। आपके जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसे केलकर कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सन 2002, यानी कि दिसंबर सन 2002 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सुधार करों पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे। भारत में भी हाल ही में कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश के आधार पर हुए थे उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आरजे चेलैया या आपके एन नरसिम्हन, आर एन मल्होत्रा, अर्जुन सेन गुप्ता। तो आपके उसके उस कमेटी के अध्यक्ष थे आरजे चेलैया। वर्ष 1991 राजा जे चेलैया की अध्यक्षता में गठित कर सुधार समिति ने कर सुधारों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की जिस पर वर्ष 1991 के बाद राजकोषीय सुधार आधारित थे। तो आपके आरजे चेलैया थे, राजा जे चेलैया की अध्यक्षता में ये आपके में गठित कर सुधार समिति ने सुधारों की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1991 में। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्यक्ति को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पर आपका व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण में से निम्न में से कौन आपका भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इंदिरा विकास पत्र। व्यक्तियों को राहत कर की दृष्टि से राष्ट्रीय बचत पर सार्वजनिक भविष्य निधि तथा राष्ट्रीयता बचत योजना एक समान है जिनके अंतर्गत निवेश करने पर आपका कर राहत प्राप्त होती है, किंतु आपकी जो इंदिरा विकास पत्र है इन तीनों से भिन्न है क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, इस पर आपके कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है और बाकी इन तीनों पर कर राहत का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका इंदिरा विकास पत्र है ये आपका इन सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? किस पर आपका कोई भी आयकर छूट नहीं है? किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो आपके किस पर कोई भी आयकर छूट नहीं है? वो है आपका किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में ब्याज से हुई आय पर टैक्स मौजूदा नियमों के मुताबिक देना होता है जबकि आपके जो अन्य है ये निवेश पर निश्चित सीमा तक आय कर में छूट प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि किसान विकास पत्र जो है इसमें आपकी कोई भी आयकर छूट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर आपकी ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर या आपका भू राजस्व कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम पंचायत द्वारा जो कर लगाया जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाला कर है आपका स्थानीय मेलों पर कर। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है और आपकी जो बिक्री कर और भू राजस्व कर है आपका, बिक्री कर और भू राजस्व कर ये आपके राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं। ये आपके किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाला कर है आपका स्थानीय मेलों पर कर और बिक्री कर और भू राजस्व कर ये आपके लगाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर, विदेशी सहायता, बाजार से ऋण उगाही, संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है उपकर। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन आपके संसदीय अधिनियम वर्ष द्वारा 1988 में किया गया था तथा यह फरवरी 1995 में आपके प्रचलनात्मक हुआ। इसके कार्यान्वयन के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत ईंधन उपकर है। इसका प्रमुख स्रोत है आपका ईंधन
उपकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्त का प्रमुख स्रोत है आपका ईंधन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन आपका किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, या किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक नियोजन आपके समवर्ती सूची में आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची की आपकी प्रविष्टि संख्या 20 के अंदर आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन आपके समवर्ती सूची का विषय है जो आपके संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, या आपका नीति आयोग। तो ये आपके नीति आयोग के अंतर्गत आता है। भारत सरकार द्वारा विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय यानी कि डीएमईओ की स्थापना, डीएमईओ इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके सन 2015 सितंबर सन 2015 में हुई थी। पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन पीईओ और स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय आयोग का विलय कर की गई थी। यह नीति आयोग का एक संबंध कार्यालय है जिसका उद्देश्य संगठन के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना और भारत में अनुवीक्षण और मूल्यांकन परितंत्र का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका जो विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, ये आपके नीति आयोग के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना हुई थी आपके सितंबर सन 2015 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री परिषद, या आपका प्रशासनिक सुधार आयोग। आपका अशोक चंद्र द्वारा भारत में किसको कहा गया है आर्थिक मंत्री परिषद? तो ये आपके कहा गया है योजना आयोग को। किसे कहा गया है? योजना आयोग को। ओके, किसे कहा गया है? योजना आयोग को। अशोक चंद्र द्वारा टिप्पणी के रूप में योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद यानी कि इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया है। आर्थिक मंत्री परिषद यानी कि इकोनॉमिक कैबिनेट। ओके, इकोनॉमिक कैबिनेट कहा गया है। और आपका योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में अब आपका नीति आयोग है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है योजना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी किससे संबंधित है? योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका मुख्यतः संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। और आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई।
राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ये आपकी एक संविधानोत्तर निकाय है, संविधानोत्तर निकाय है। ओके, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होंगे आपके, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तय की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसके अनुमोदन के पश्चात योजना संसद में प्रस्तुत की जाती है, जहां अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। तो आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है, ये आपके पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से संबंधित है। और ये आपका एक संविधानोत्तर निकाय है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1947, 1948, 1951। तो आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। चूंकि इस आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन राजनीतिक आधार पर किया जाता था, इसलिए इसे अर्ध राजनीतिक निकाय भी कहा जाता था। अब भैया इसके स्थान पर क्या हुआ? इसके स्थान पर आपका 1 जनवरी सन 2015 में इसके स्थान पर आया आपका नीति आयोग। योजना आयोग से क्या बन गया? नीति आयोग। ओके, आपका 1 जनवरी सन 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसी तारीख यानी कि 1 जनवरी सन 2015 को ही नीति आयोग का गठन हुआ। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो इसके प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष इसके आपके प्रधानमंत्री ही होंगे। और आपके यहाँ पर योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में बात करूं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? आपके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? तो वो है आपके सुमन बेरी, सुमन बेरी। ओके, और नीति का आपका नीति है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 को आपकी योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते थे। और आपके 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आपके नीति आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और आपके उपाध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? सुमन बेरी इसके यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? नीति आयोग के संबंध में आपका कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है आपका। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत है। इसका गठन जनवरी सन 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के संबंध में आपका दूसरा विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो आपके नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ओके, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आपका 1 जनवरी सन 2015 में किया गया। यह आपके सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्यों तथा भारत के विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ संघ राज्य क्षेत्र के
उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग को जो है आपका एक इसमें आपका पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या आपके राजीव कुमार। तो प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें नीति आयोग के, तो वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में है आपके सुमन बेरी। सुमन बेरी और प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में आपके नियोजित विकास का विरोध करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या आपके राजीव गांधी। तो भारत में आपके नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी की अवधारणा आपके आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस एवं सादा जीवन सिंपल लाइफ और आपके स्वसामर्थ्य यानी कि आपका सेल्फ सफिशिएंसी की थी। और उनका मूल विचार था कि वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग हेतु स्थानीय संसाधनों तथा कार्यबल का उपयोग किया जाए। इसी कारण उन्होंने नियोजित विकास यानी कि प्लान्ड डेवलपमेंट का विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी ने आपका जो नियोजित विकास है प्लान डेवलपमेंट इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपकी चल योजना यह 1 वर्ष के लिए योजना है, 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। ये आपकी 10, 15 अथवा 20 वर्ष के लिए भावी योजना है। तो यहाँ पर आपका पहला कथन सही है, ये 1 वर्ष के लिए आपका 1 वर्ष के लिए योजना है। ये 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार ये आपके प्रति वर्ष संशोधित होती है और ये आपके 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भावी योजना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आपके सभी कथन सही हैं चल योजना के संदर्भ में। ओके, चल योजना के संदर्भ में आपके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? अनवरत योजना जो है भारत में वो आपके किस वर्ष में कार्यशील थी? 1968 to 69, 1978 to 79, 1988 to 89, 1990 to 91। तो ये आपके कार्यशील थी 1978 से 1989 के बीच में। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना को समय से पहले ही समाप्त करके आपके अनवरत यानी कि चल योजना जारी की, रोलिंग प्लान। ओके, अनवरत योजना यानी कि आपका रोलिंग प्लान, और ये आपके 1978 से 89 के बीच में कार्यशील थी, 1978 to 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है आपका? सन 2012 से 17 के बीच तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी सन 2012 से 17 थी। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 8%, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। तथा वित्तीय वर्ष में आपके सन 2016-17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। इसी के साथ ही पंचवर्षीय योजना का युग समाप्त हो गया। इसके स्थान पर आपके नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किए।
12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ आपका पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई और इसके स्थान पर आपका जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने 15 वर्षीय दृष्टिकोण पत्र तैयार किए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई है? तो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आपके किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई थी? ऊर्जा मद में, परिवहन मद में, सामाजिक सेवाओं की मद में या ग्रामीण विकास के मद में? तो ये की गई थी आपकी सामाजिक सेवाओं की मद में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो धनराशि थी आपकी सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 34.7%। 34.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी सन 2007 से 12 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल सन 2007 से 12 तक था। इस योजना में सर्वाधिक जोर आपके तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि, ओके, आपका तीव्रतर एवं अधिक समावेशी, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी समृद्धि, ओके, यानी कि आपका टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर बल दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी सन 2007 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर, आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या थी? बचत दर से कम थी, बचत दर से अधिक थी, बचत दर के बराबर थी या आपके प्रत्याशाओं से नीचे थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपकी विनियोग दर जो थी, विनियोग दर आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू बचत दर सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 26.84% थी, जबकि इसी अवधि में विनियोग दर सकल घरेलू उत्पाद का आपका 32% थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो बचत दर थी वो विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? कौन सी आपकी पंचवर्षीय योजना है जिसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी या 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो ये आपकी की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 1997 से सन 2002 में प्रमुख व्यूह रचना मेजर स्ट्रेटजी के रूप में महिला अंश योजना वुमेन्स कॉम्पोनेंट प्लान, प्रमुख व्यूह रचना यानी कि मेजर कॉम्पोनेंट मेजर कॉम्पोनेंट में महिला अंश योजना यानी कि आपका वुमेन्स मेजर स्ट्रेटजी, सॉरी ये आपका मेजर स्ट्रेटजी है, मेजर स्ट्रेटजी ओके। मेजर स्ट्रेटजी में आपकी महिला अंश योजना प्रारंभ की गई, यानी कि वुमेन्स कॉम्पोनेंट प्लान, वुमेन्स कॉम्पोनेंट प्लान ये आपका प्रारंभ किया गया। इस योजना में महिलाओं से संबंधित क्षेत्र हेतु 30% धनराशि आवंटित की गई थी। यहाँ पर आपकी कुल धनराशि में से 30% धनराशि महिला क्षेत्र के लिए आवंटित की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपकी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है इसके तहत महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या आपकी पंचम पंचवर्षीय योजना? तो आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का जो जो घोषित की गई थी, वो घोषित की गई थी आपकी पंचम पंचवर्षीय योजना में, यानी कि आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल कब प्रारंभ हुई थी? पंचवर्षीय योजना आपके 1 अप्रैल 1947 1947 से आपके 1 अप्रैल 1947 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 1989 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी, लेकिन इस योजना को जनता सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। इसे आपके 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। ओके, इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और ये आपके इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में 1978 से 1989 तक आपकी विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम या आपकी छठी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया? ये आपकी पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1969 to 74 1969 to 74। ओके, इसमें आपका गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये भी। ओके, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हुआ था आपका? पहले आपका हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। ओके, पहले आपका हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था, फिर उसके बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और फिर उसके बाद आपका गरीबी हटाओ का नारा आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा, आपकी जो हरित क्रांति है इसकी आपकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1966 to 67 तथा आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 19 जुलाई को, ये आपके 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका 14 जुलाई 19 जुलाई को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ओके, और जो आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, नारा इंदिरा गांधी द्वारा आपके 1971 में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था आपका? 1971 में, और किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, और हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था आपका 1966 या 1967 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? कौन सी योजना के अंतर्गत? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या आपके चतुर्थ?
तो ये अपनाया गया था आपकी चतुर्थ यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्राथमिकता क्या थी कि प्रौद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, शिक्षा का प्रसार। तो इसकी योजना आपका कृषि का विकास, इसकी कृषि का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 56 की अवधि में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपकी यहाँ पर पंचवर्षीय योजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपका प्रयुक्त विकास मॉडल है, तो आपको बताने की कौन सी योजना का विकास मॉडल कौन सा था। तो प्रथम जो योजना थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका विकास मॉडल था आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था आपका महालनोबिस मॉडल। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था आपका एस चक्रवर्ती मॉडल। ओके, और जो आपकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल था अशोक रुद्र मॉडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपकी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है इसकी आपकी इसका जो कार्यकाल था वो क्या था आपका। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 56 के बीच में थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपके 1961 से 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 टू 74, 1969 से 74। और छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कथन नीचे से ऊपर नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है। कारण है आपका गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ए गलत है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा कथन भी सही है और नीचे से ऊपर को जो नियोजन एक लक्ष्य है जो अभी भी प्राप्त होना है, और हमारा कारण भी सही है, गांव एक इकाई के रूप में आर्थिक व्यवहार्यता के लिए बहुत उपयुक्त है। और जो हमारा कारण है ये सही एक्सप्लेनेशन करता है कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। भारत अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य बना। तो पहले आपका सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका जो भारत अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का अध्यक्ष बना था। फिर उसके बाद आपका स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। फिर उसके बाद आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद को दी गई थी। फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में संसद को प्रस्तुत की गई। ये कब की गई थी आपके, दिसंबर 1951 में। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ओके, और जो आपका नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को किया गया था आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार हुआ था आपके 1949 में। ये कब हुआ था आपका, 1949 में। ओके, और नेक्स्ट जो आपका भारत अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का अध्यक्ष बना था, मुद्रा कोष का
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपके स्थापित 1944 में हुआ था और संस्थापक सदस्य दिसंबर 1945 से सदस्यता आपके प्रभावित है। तो ये आपका 1944 और 45 के बीच तक का इसका आपका वो है, भारत अंतरराष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य बना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज की क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, यानी कि अपनी नई इकोनॉमिक की क्लास के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।